Hello students, how are you? So in the previous class of chemical bonding, we have discussed how to draw the structure of ions or molecule. बट उसकी कुछ शॉर्टकमिंग्स थी, कुछ कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर हम उस मेथड से ड्रा नहीं कर सकते थे. तो अब एक स्ट्रक्चर बनाने का एक दूसरा मेथड भी हम लोग डिस्कस करेंगे, सेकेंड मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल. पर सेकेंड मेथड को जानने के पहले हमें ये जानना है कि कोवेलेंसी क्या होती है. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कोवेलेंसी. ठीक है, तो कोवेलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय एन एटम ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए कोवेलेंट मॉलिक्यूल. जैसे मान लीजिए एक मॉलिक्यूल CH4 बना, तो CH4 बना तो CH4 में कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब ये 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से ऐसे शेयर कर जाते हैं. तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर गए, तो अब कार्बन की जो कोवेलेंसी हो गई वो 4 हो गई. अमोनिया जैसे दिस इज NH3, तो NH3 में 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं नाइट्रोजन से ऐसे. तो नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बट 3 ही जुड़ गए, तो नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 3 हो गई. ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय एन एटम ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल दैट इज नोन एज कोवेलेंसी. और जो कोवेलेंसी होती है किसी भी एटम की, दिस इज इक्वल टू 8 माइनस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन. किसी भी एटम की जो कोवेलेंसी होगी वो 8 माइनस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होगी. सपोज आपको नाइट्रोजन की कोवेलेंसी निकालनी है, नाउ कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, तो दिस इज इक्वल टू 8 माइनस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन. नाइट्रोजन का कन्फिग्रेशन आपको पता है 2 5 होता है, तो 8 माइनस 5 इक्वल टू 3. मान लीजिए आपको कोवेलेंसी ऑफ कार्बन निकालना है, तो कार्बन का कन्फिग्रेशन आपको पता है 2 4 होता है, तो दिस इज 8 माइनस 4 इक्वल टू 4. इसलिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा. तो कोवेलेंसी हमें ये आइडिया देता है कि किसी कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम होगा वो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है. अच्छा, जो सेकेंड पीरियड के एटम्स होते हैं जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनकी कोवेलेंसी फिक्स होती है. बट अगर सेंट्रल एटम सेकेंड पीरियड के बाद का है, जैसे कि मान लीजिए सल्फर है, फास्फोरस है, क्लोरीन है, तो उनकी कोवेलेंसी वेरिएबल होता है, क्योंकि सेकेंड पीरियड के बाद के जो एटम्स होते हैं उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं, तो उनकी कोवेलेंसी और ज़्यादा हो सकती है. जैसे आप देखिए कि जो फास्फोरस है उसकी कोवेलेंसी 3 और 5 होती है. सल्फर की कोवेलेंसी आप देखिए 2 4 एंड 6 होती है. क्लोरीन की कोवेलेंसी देखिए 1 3 5 और 7 होती है. जैसे मैं सल्फर बताता हूँ, आपको पता है कि सल्फर SF2 भी बनाता है, SF4 भी बनाता है और SF6 भी बनाता है. तो सल्फर आप देखिए SF2 SF4 SF6 सब बनाता है. ऑक्सीजन की कोवेलेंसी आप देखिए सिर्फ 2 होगी, क्योंकि ऑक्सीजन का कन्फिग्रेशन आप देखिए, ऑक्सीजन का कन्फिग्रेशन 2 6 होता है. तो ऑक्सीजन कोवेलेंसी ऑफ ऑक्सीजन अगर आपसे बोला जाए तो आप बोलेंगे 8 माइनस 6 इक्वल टू 2. तो जो ऑक्सीजन है वो सिर्फ OF2 बनाता है, ऑक्सीजन OF4 और OF6 नहीं बनाएगा. ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की कोवेलेंसी फिक्स है, क्योंकि ऑक्सीजन में डी ऑर्बिटल नहीं है. मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि सल्फर की कोवेलेंसी वेरिएबल क्यों है और ऑक्सीजन की कोवेलेंसी फिक्स क्यों है. ऑक्सीजन का कन्फिग्रेशन 2 6, लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल में, तो सेकेंड सेल का कन्फिग्रेशन हो गया 2s2 2p2 सॉरी 2p4. S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 4 इलेक्ट्रॉन. दिस इज इलेक्ट्रॉन नंबर 1 2, दिस इज 1 2 3 एंड 4. अब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसकी कोवेलेंसी 2 हो गई. सल्फर जो है, सल्फर का कन्फिग्रेशन 2 8 6 होता है, तो इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में है. नाउ इसका कन्फिग्रेशन थर्ड सेल का 3s2 3p4 एंड 3d0. डी ऑर्बिटल पूरी तरह से वैकेंट है. S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 4 इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज 1 2 3 एंड 4 और ये डी ऑर्बिटल, D में 5 ऑर्बिटल्स. इस तरीके से अभी सल्फर के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसकी कोवेलेंसी 2 हो गई.
अब अगर सल्फर को मैं हीट कर दूं यानी इसको एक्साइटेड स्टेट में ला दूं तो इसका ये इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड है वो यहाँ पर पेयर्ड से अनपेयर्ड हो सकता है क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। तो अब इसकी कोवेलेंसी देखिए 4 हो गई। अब इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। भाई जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतने बॉन्ड बना सकता है। नाउ दिस इज 1 2 3 एंड 4। अब इसकी कोवेलेंसी 4 हो गई। अगर मैं इसको फिर से एक्साइटेड स्टेट में ला दूं, फिर से मैं थोड़ी एनर्जी दे के एक्साइटेड स्टेट में ला दूं, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड से अनपेयर्ड ये भी हो सकता है ऐसे। अब ये भी जब पेयर्ड से अनपेयर्ड हो गया तो इस तरह से बन गया। अब आप देखिए यहां पर टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए इस तरीके से। अब आप देखिए इसकी कोवेलेंसी 6 हो गई। ऑक्सीजन में डी ऑर्बिटल नहीं था तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड थे हम इसको पेयर्ड से अनपेयर्ड नहीं कर सकते, इसलिए उसकी कोवेलेंसी फिक्स थी, जबकि सल्फर की कोवेलेंसी वेरिएबल होगी। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर सेंट्रल एटम सेकेंड पीरियड का है तो उसकी कोवेलेंसी फिक्स होगी, पर अगर सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड का या उसके बाद का है तो उसकी कोवेलेंसी वेरिएबल होगी। इसी तरह से आप ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन होता है वो और ये फास्फोरस है। नाइट्रोजन क्लोरीन से रिएक्ट करके सिर्फ NCl3 बनाता है, जबकि फास्फोरस PCl3 और PCl5 दोनों बना लेता है। नाइट्रोजन NCl5 नहीं बना पाता है। आपसे पूछा जाएगा नाइट्रोजन और फास्फोरस सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं, बट नाइट्रोजन NCl5 नहीं बनाता, जबकि फास्फोरस PCl3 PCl5 दोनों बना लेता है। तो आप उसका एक लाइन का जवाब देंगे कि नाइट्रोजन की कोवेलेंसी फिक्स है, उसकी कोवेलेंसी सिर्फ 3 है, जबकि फास्फोरस की कोवेलेंसी वैकेंट डी ऑर्बिटल के प्रेजेंस के कारण वेरिएबल है, 3 और 5 है, इसलिए फास्फोरस PCl3 बनाता है और PCl5 भी बनाता है। अब एक चीज जो आपको ध्यान रखना है वो आपको और बहुत अच्छे से समझना है कि जो हम ऑक्टेट रूल की बात करते हैं तो जो ऑक्टेट रूल होता है वो उन कंपाउंड्स के लिए वैलिड होता है जहां पर सेंट्रल एटम सेकेंड पीरियड का होता है। भाई सेंट्रल एटम अगर सेकेंड पीरियड का है तो उसके वैलेंस शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, तो ऑक्टेट रूल वहीं अप्लाई होगा। बट अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम सेकेंड पीरियड का नहीं है, थर्ड पीरियड या उसके बाद का है, तो वहां पर हम ऑक्टेट रूल अप्लाई नहीं करते, वहां पर हम मैक्सिमम कोवेलेंसी को अप्लाई करते हैं। जैसे क्लोरीन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 7 है तो क्लोरीन ClF7 बना सकता है। अब क्लोरीन से 7 फ्लोरीन जुड़ गए ऐसे, ये 7 फ्लोरीन इस तरीके से। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 बॉन्ड में 14 इलेक्ट्रॉन। अब आप कहेंगे यहाँ तो ऑक्टेट रूल फॉलो ही नहीं हो रहा है, तो हमें यहाँ ऑक्टेट रूल को फुलफिल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्लोरीन जो है वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो हमें वहाँ पर ऑक्टेट रूल अप्लाई करना ही नहीं है। हमें वहाँ पर मैक्सिमम कोवेलेंसी को अप्लाई करना है, और क्लोरीन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 7 होती है, इसलिए क्लोरीन 7 बॉन्ड बना सकता है। तो ऑलवेज कीप इन माइंड दैट octet rule is applicable for those compounds in which central atom is from second period. But if central atom is from third period and onward, then the structure can be drawn by using maximum covalency. I think अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हमें स्ट्रक्चर डिटरमिन करने के लिए सबसे पहले जानना था कि कोवेलेंसी क्या होती है। पहला मेथड हम लोगों ने पढ़ा था N1 N2 वाला मेथड। अब हम सेकंड मेथड की तरफ आते हैं। सेकेंड मेथड में पहला रूल ये हो जाएगा, और सेकेंड मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर। इसमें पहला पॉइंट ये होगा कि फाइंड आउट सेंट्रल एटम। फाइंड आउट सेंट्रल एटम। सबसे पहले तो आप सेंट्रल एटम पहचानेंगे, और सेंट्रल एटम वही होता है जो लेस इन नंबर हो, जिसकी कोवेलेंसी ज़्यादा हो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो और एटॉमिक वेट ज़्यादा हो। इन 4 पॉइंट्स में कोई 2 पॉइंट या 3 पॉइंट आ जाए तो वही सेंट्रल एटम होगा। मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। सेंट्रल एटम वो होगा जो लेस इन नंबर होगा,
जिसकी कोवेलेंसी मैक्सिमम हो। अगर मान लो दो एटम आ गए जिसमें दोनों की कोवेलेंसी सेम है, तो अब सेंट्रल एटम वो होगा जिसका एटॉमिक वेट ज़्यादा होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकेंड पॉइंट, यूजिंग maximum covalency of the central atom, structure is to be drawn in such a way, by which a symmetrical structure is obtained. तो हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जो सिमेट्रिकल। शुरू करते हैं एग्जांपल से। जैसे मैं मान लीजिए मैंने ले लिया CH4, तो सबसे पहले आप सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करेंगे। सेंट्रल एटम कार्बन हो गया। कार्बन की कोवेलेंसी 4 होती है, तो कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इट मीन्स कार्बन से सभी चारों हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से ऐसे जुड़ेंगे। अब एकदम क्लियर हो गया, कोई डाउट ही नहीं अब बचा। सपोज यू हैव टू ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ CO2। नाउ सेंट्रल एटम कार्बन है, कार्बन से 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं और कार्बन की कोवेलेंसी 4 है, तो 4 बॉन्ड से हमें 2 ऑक्सीजन जोड़ने हैं, इट मीन्स कार्बन से दोनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ऐसे जुड़ गए। सपोज यू हैव टू ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ SO3। अब सेंट्रल एटम सल्फर है, सल्फर की मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 है, सल्फर से 3 ऑक्सीजन 6 बॉन्ड से जोड़ने हैं, इट मीन सल्फर से सभी तीनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, ऐसे हो। सपोज वी हैव टू ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5। फास्फोरस सेंट्रल एटम है, तो फास्फोरस की मैक्सिमम कोवेलेंसी 5 होती है, तो फास्फोरस से 5 क्लोरीन जुड़े हैं, इट मीन्स फास्फोरस से सभी क्लोरीन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तभी उसकी कोवेलेंसी 5 हो पाएगी, ऐसे। सपोज अपने को SF6 बनाना है, तो सल्फर से 6 फ्लोरीन, और हमें पता है, आप देखिए हमने बताया था कि सल्फर की मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 हो सकती है। सल्फर की मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 है, सल्फर से 6 फ्लोरीन जुड़े हैं, इट मीन सल्फर से सभी फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, सल्फर से सभी 6 फ्लोरीन ऐसे सिंगल बॉन्ड से जुड़ गए। ये COCl2 एक मॉलिक्यूल दे दिया गया। तो सबसे पहले तो आप सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करेंगे, तो सेंट्रल एटम हो जो लेस इन नंबर हो और जिसकी कोवेलेंसी ज्यादा हो, तो आंसर इज कार्बन। अब कार्बन से 3 एटम जुड़े हैं, 1 ऑक्सीजन और 2 क्लोरीन। हमें 4 बॉन्ड से 1 ऑक्सीजन और 2 क्लोरीन ऐड करने हैं, तो इसका मतलब कार्बन से 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से और 2 क्लोरीन सिंगल बॉन्ड से। अगर मैं कार्बन से 2 क्लोरीन डबल बॉन्ड से जोड़ दूंगा, तो कार्बन से दोनों क्लोरीन तो जुड़ जाएंगे, पर कार्बन नहीं, ऑक्सीजन नहीं जुड़ पाएगा, इसलिए गलत होगा। सो दिस इज हाउ हिट एंड ट्रायल तरीके से हमें स्ट्रक्चर ड्रा कर देना है यूजिंग मैक्सिमम कोवेलेंसी, जिससे हमें एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर मिल जाए। सपोज वी हैव टू ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ PuCl3। सेंट्रल एटम फास्फोरस हो गया, फास्फोरस से अब 3 क्लोरीन और 1 ऑक्सीजन। अगर सेंट्रल एटम से क्लोरीन जुड़ा है, तो आप जान जाइए क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। आपने देखा भी, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो आप देखिए ऑक्सीजन ऐसे डबल बॉन्ड बना लिया और 3 क्लोरीन 3 सिंगल बॉन्ड बना लिए। सपोज यू हैव टू ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ SO2F2। तो सेंट्रल एटम सल्फर है, सल्फर से 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ गए और दोनों फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से जुड़ गए, सल्फर की कोवेलेंसी 6 हो गई। अब आप देखिए, यू कैन ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल वेरी इजिली बाय यूजिंग मैक्सिमम कोवेलेंसी रूल। So first of all, you have to find which is the central atom. Then, after knowing central atom, you have to arrange maximum covalency of central atom, by which a symmetrical structure can be formed. अब सपोज करो कि एक स्ट्रक्चर आपको दे दिया गया H2CO3। आपसे बोला जाए कि H2CO3 का स्ट्रक्चर ड्रा करिए।
अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है देखिए, तो वहां पर OH ग्रुप की पॉसिबिलिटी होती है। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन है, इट मीन्स यहाँ पर 2 OH ग्रुप पॉसिबल हो सकते हैं। और आपको पता है OH सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4, कार्बन इज द सेंट्रल एटम, कार्बन से 2 OH जुड़ गए, अब एक ही ऑक्सीजन बचा भाई, 2 H यूज हो गए, 2 ऑक्सीजन यूज हो गए, एक ऑक्सीजन बचा। अब एक ऑक्सीजन को कार्बन से इस तरह से अटैच कर देंगे कि कार्बन की कोवेलेंसी 4 हो जाए, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ गए। ऐसे आपसे बोला जाए कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4, तो आप देखिए सल्फर से 2 OH जुड़ गए, रिमेनिंग जो 2 O बचे वो सल्फर से डबल बॉन्ड बना लेंगे ऐसे। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। अगर आपसे बोला जाए कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ HClO4, तो क्लोरीन सेंट्रल एटम, उससे एक OH ग्रुप जुड़ गया, 3 ऑक्सीजन जो बचे वो क्लोरीन से ट्रिपल बॉन्ड से ऐसे जुड़ गए, ये हो गया। अगर आपसे बोला जाए ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO4, तो फास्फोरस से 3 OH ग्रुप आ गए ऐसे, 3 OH ग्रुप्स, फास्फोरस की कोवेलेंसी 5, तो रिमेनिंग एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ गया। अगर आपसे बोला जाए कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO3, तो हम क्या करेंगे कि फास्फोरस से 3 OH ग्रुप ऐसे लगा देंगे, पर अब यहां पर सेंट्रल एटम अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी 5 को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इसलिए स्ट्रक्चर गड़बड़ हो गया। तो हम ऐसी कोशिश करेंगे कि फास्फोरस H3PO3 में फास्फोरस अपनी अगर मैक्सिमम कोवेलेंसी फुलफिल कर सके, तो हम एक स्ट्रक्चर ऐसा हिट एंड ट्रायल मेथड से बना देंगे जिसमें फास्फोरस से एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से 2 OH ग्रुप आ गए और एक H आ गया। नाउ आप देखिए फास्फोरस की मैक्सिमम कोवेलेंसी 5 हो गई। नाउ दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर। ठीक इसी तरह से अगर आपसे बोला जाए कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO2, then the real structure will be like this. This is P double bond O, this is OH, this is H and H. Now this is the structure of H3PO2. रूल नंबर 1 जो हम लोग पढ़े थे उसकी एक शॉर्टकमिंग थी, उसकी एक कमी थी कि अगर किसी कंपाउंड में सेंट्रल एटम एक से ज़्यादा है तो आप उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर वहाँ ड्रा नहीं कर सकते थे। ना अब आप यहाँ पर वो स्ट्रक्चर आसानी से ड्रा कर सकते हैं। वो आप ऐसे ड्रा कर सकते हैं, सपोज यू हैव टू ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ Cl2O7। तो आप देखिए सेंट्रल एटम क्लोरीन 2 हैं, तो हमने 2 सेंट्रल एटम क्लोरीन लगा दिए। क्लोरीन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 7 है, तो हर क्लोरीन से 3-3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अगर हम ऐसे लगा दें तो अभी तो क्लोरीन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 हुई, अभी 7 तो हुई नहीं, एक ऑक्सीजन बच गया तो ऑक्सीजन बीच में आ जाएगा। देखिए एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर मिल गया जिसमें दोनों क्लोरीन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 7 है। सो दिस इज हाउ वी कैन ड्रा द स्ट्रक्चर। अगर आपसे बोला जाए कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ P2O5, P2O5 का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो फास्फोरस 2 है, फास्फोरस की मैक्सिमम कोवेलेंसी 5, हर फास्फोरस से 2-2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, रिमेनिंग एक ऑक्सीजन जो बच गया वो इस तरह से आ गया। आप देखिए फास्फोरस की कोवेलेंसी 5 हो गई। इसी तरह से अगर आपसे N2O5 का स्ट्रक्चर पूछा जाए तो आप N2O5 का स्ट्रक्चर भी ऐसे बना देंगे। ये 4th बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह ऐसे हो गया। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ N2O5। सो नाउ यू कैन सी कि बाय दिस रूल यू कैन फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंपाउंड। अगर आपसे बोला जाए कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ H2O7, आप H2SO7 का स्ट्रक्चर ड्रा करिए। तो आप देखिए सल्फर 2 है, तो हमने 2 सल्फर ऐसे लगा दिए। आप इसमें देखिए हाइड्रोजन 2 है, तो 2 OH ग्रुप हो सकते हैं, तो हर सल्फर से हमने एक OH ग्रुप ऐसे अटैच कर दिया इस तरीके से। अब टोटल ऑक्सीजन 5 बचे, तो हर सल्फर से अगर मैं 2-2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ऐसे अटैच कर दूं सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो ये ऐसे बन गया। सल्फर की मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 होती है, तो रिमेनिंग एक ऑक्सीजन बीच में आ जाएगा। नाउ यू कैन सी दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ H2H2O7। सिमिलरली यू कैन ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ H4P2O7। सेंट्रल एटम फास्फोरस, 2 फास्फोरस हमने लगा दिए, 4 OH हैं, तो इधर एक OH आ गया, हर फास्फोरस पर हमने 2-2 OH ग्रुप लगा दिए इस तरीके से।
अब रिमेनिंग जो 3 ऑक्सीजन बचे, हर फास्फोरस से मैंने एक एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, फास्फोरस की कोवैलेंसी 4 हो गई, तो एक ऑक्सीजन बीच में आ गया। नाउ दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ H4P2O7। सो आपने देखा कि आप इस पॉइंट को कंसीडर करेंगे, पॉइंट नंबर 2 को। सो बाय यूजिंग रूल नंबर 2 you can draw the structure of most of the compound। now अब पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या है उसको भी आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। नाउ इफ कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट, OS means ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम is more than valence shell electron of central atom, then compound contain peroxide bond। तो वहां पर कंपाउंड में पेरोक्साइड बॉन्ड होता है। पेरोक्साइड बॉन्ड यानी 2 ऑक्सीजन ऐसे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अच्छा, किसी भी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो आप कहेंगे अब यहां पर हमें कैसे पता लगेगा कि उस कंपाउंड में सेंट्रल एटम की रियल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। सो इन सच केस real oxidation state of central atom will be equal to its valence shell electron। ये हो जाएगा। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO5, नॉट H2SO5, दिस इज H2SO5। तो सबसे पहले हम सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट कर लें। नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट किया, दिस इज 2 + x + 5 × -2, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। और ये जो 2 है ना, हाइड्रोजन 2 है तो 2 × +1, क्योंकि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। तो नाउ दिस इज 2 + x - 10 = 0, तो x = +8। यानी ये हमें बता रहा है कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +8 है, जबकि सल्फर का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 286 होता है। सल्फर के बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो सल्फर 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं कर सकता है। तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये इनकरेक्ट आ रही है। इट मीन्स कंपाउंड में पेरोक्साइड बॉन्ड है। तो अब आप क्या करेंगे, सेंट्रल एटम सल्फर लिया और सल्फर से हमने एक पेरोक्साइड बॉन्ड ऐसे लगा दिया। अब ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 2 होती है, तो एक हम हाइड्रोजन लगा देंगे इधर। H2SO5 में एक हाइड्रोजन यूज हो गया, 2 ऑक्सीजन यूज हो गए, बचा एक हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, तो एक OH ग्रुप और लगा दिया हमने। रिमेनिंग ऑक्सीजन 2 बचे, तो सल्फर की कोवैलेंसी हमें 6 करनी है, तो सल्फर से रिमेनिंग 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ गए। आप देखिए दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO5। और यहाँ पर इस कंपाउंड में सल्फर की रियल ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगी, ना कि +8 होगी। अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आता है, उस केस में रियल ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, और सल्फर के बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका रियल ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगा। कैसे होगा उसको ध्यान से देख भी लें भाई। ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन -2 और ये -2, OH -1, तो और पेरोक्साइड में O -1, तो सल्फर +6 हो जाएगा। आप देखिए -2, -4, -5, -6 को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें +6 की जरूरत पड़ेगी। सो आप देखिए दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द स्ट्रक्चर। ऐसे अगर आपको दिया जाए कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ H4P2O8, H4P2O8 का स्ट्रक्चर क्या होगा। एक्चुअली जो रूल नंबर 3 है हम सबसे पहले करते हैं। कोई भी कंपाउंड, कोई भी अननोन कंपाउंड आपको दिया जाए,
और आपसे बोला जाए कि ड्रा द स्ट्रक्चर, तो पहले हम सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। अगर सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल या उससे कम आता है तो कंपाउंड में पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं होता है, और वहां पर हम रूल नंबर 1 और 2 फॉलो करेंगे, ये वाले रूल जो हमने ऊपर पढ़े थे। अगर बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आती है तो वहां पर हम पेरोक्साइड बॉन्ड लगाते हैं। सपोज यू हैव टू ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ H4P28, तो आप फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें। नाउ दिस इज 4 × +1 + 2x - 16 = 0। तो अब आप देखिए कि x = +6 आ गया, जो कि गलत है। गलत क्यों है? गलत इसलिए है क्योंकि फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन 285, फास्फोरस के बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फास्फोरस की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 ही हो सकती है। इस केस में फास्फोरस की रियल ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगी, ये तो अब क्लियर हो गया, +6 नहीं होगी। +6 बता रहा था, इट मीन्स कंपाउंड में पेरोक्साइड बॉन्ड है। अगर सेंट्रल एटम 2 है तो पेरोक्साइड बॉन्ड उन दोनों के बीच में होता है, तो हमने क्या किया कि दोनों फास्फोरस के बीच में पेरोक्साइड बॉन्ड ऐसे लगा दिया। अब आप देखिए यहाँ पर 4 OH ग्रुप हो सकते हैं, तो हर फास्फोरस से हमने 2-2 OH ग्रुप लगा दिए। अब रिमेनिंग 2 ऑक्सीजन जो बचे वो फास्फोरस से हमने डबल बॉन्ड से अटैच कर दिए, जिससे फास्फोरस की कोवैलेंसी आप देखिए 5 हो गई। और यहाँ पर फास्फोरस की रियल ऑक्सीडेशन स्टेट +5, ये आप देखिए +2, ये -2 हो गया, सॉरी, दिस इज -2, दिस इज -1, दिस इज -1, दिस इज -1, नाउ फास्फोरस इज +5। इस तरह से हो जाएगा। सबको क्लियर? नाउ सिमिलरली अगर आपसे बोला जाए कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ H2H2O8, H2H2O8 का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो अब आप इसको ध्यान से देखिए। यहां पर भी सेंट्रल एटम 2 हैं, पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। दिस इज 2 + 2x - 16 = 0, तो x = +7, जो कि गलत है, इनकरेक्ट। क्योंकि आपको पता है सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन 286 होता है, सल्फर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन ही लूज कर सकता है, तो इस केस में सल्फर की रियल ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगी, बट कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, इट मीन्स कंपाउंड में पेरोक्साइड बॉन्ड है। तो हमने सल्फर, 2 सल्फर हैं तो दोनों के बीच में हमने ऐसे पेरोक्साइड बॉन्ड ले लिया। अब आप देखिए यहाँ पर H2 है, ऑक्सीजन 8 है, तो 2 OH भी हो सकते हैं, हमने 2 OH लगा दिया। ऑक्सीजन बचे 4, तो बाकी बचे 4 ऑक्सीजन को हम इस तरह अरेंज करेंगे कि सल्फर की मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 हो जाए, तो दोनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ऐसे जुड़ गए। अगर आप सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, दिस इज -2, दिस इज -2, दिस इज -1, दिस इज -1, तो सल्फर +6 हो जाएगा। अब अगर आपसे बोला जाए कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ H2H2O6, तो पहले आप देखिए कि कंपाउंड में पेरोक्साइड बॉन्ड है कि नहीं है। तो नाउ दिस इज 2 + 2x - 12 = 0, x = +5। नाउ जो अब ऑक्सीडेशन स्टेट जो आ रही है वो करेक्ट आ रही है। नाउ द ऑक्सीडेशन स्टेट इज करेक्ट। सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन 286 होता है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के इक्वल या उससे कम आती है तो कंपाउंड में पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं होता है, और उस केस में हम जो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं वो करेक्ट होती है। इट मीन्स कंपाउंड में पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं है। अब रूल नंबर 1, 2 के अकॉर्डिंग हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। सल्फर हमने ले लिया, 2 सल्फर, कोई पेरोक्साइड बॉन्ड है नहीं, 2 H हैं और 6 OH हैं, तो यहाँ पर 2 OH हो सकते हैं। रिमेनिंग 4 ऑक्सीजन, सल्फर से डबल बॉन्ड, ऐसे 2-2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड्स। अब सल्फर के बीच ये सिंगल बॉन्ड बन गया। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2H2O6। नाउ दिस इज -2, दिस इज -2, दिस इज -1, और ये 0 हो जाएगा। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन कहीं हुआ नहीं, तो नाउ दिस इज इक्वल टू +5। सिमिलरली यू कैन आल्सो ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ H4P2O6, ये आप खुद से बना लेंगे। इसका स्ट्रक्चर ऐसे आएगा, दिस इज OH, दिस इज POH। इसमें भी पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं होगा
क्योंकि कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से कम आएगा, और यहाँ पर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आप कर लेंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन नो which compound contain peroxide bond or not. Now next point number 4, sorry. Now if the number of central atom are more than number of oxygen atoms, then compound contain bonds among central atom. ठीक है, सपोज आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ C3O2। अब C3O2 में आप देखिए कि भाई कार्बन सेंट्रल एटम है और कार्बन ज्यादा है ऑक्सीजन से, तो यहां पर आपस में तीनों कार्बन में पहले आप बॉन्ड बनाएंगे, तो 3 कार्बन हो गए ऐसे, बीच वाला कार्बन हर दोनों कार्बन से डबल बॉन्ड बना लिया, वो बीच वाले कार्बन की कोवैलेंसी 4 हो गई। अब जो ये दोनों ऑक्सीजन है, ये और ये, इनकी कोवैलेंसी हमें फुलफिल करनी है, ऑक्सीजन 2 है, इट मीन्स जो रिमेनिंग 2 ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड ऐसे बना लिए। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ C3O2। आप देखिए एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आ गया। सिमिलरली अगर आपसे बोला जाए कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ C12O9, तो एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है ये, जब तक हम बताएंगे नहीं तब तक आप जान नहीं पाएंगे, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं कि अगर सेंट्रल एटम ज़्यादा है तो पहले सेंट्रल एटम में ही आपस में बॉन्ड बनेगा, फिर उस पर ऑक्सीजन एटम उसकी कोवैलेंसी को फुलफिल करने के लिए जुड़ जाएंगे। तो C12O9 का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। ऐसे पहले तो आप सभी 12 कार्बन को इस तरह से जोड़ देंगे, ये हो गया। इस तरीके से अब रिमेनिंग ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड से ऐसे जुड़ गए। और देखिए दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ C12O9। पहले सभी कार्बन आपस में जुड़ गए, फिर ऑक्सीजन जुड़ गए। इस तरह से हम डिसाइड करते हैं। रूल नंबर 5, अब उसको आप ध्यान से समझिए। अगर किसी कंपाउंड में सेंट्रल एटम एक से ज्यादा है तो पहले तो हमारी कोशिश ये होगी कि दोनों सेंट्रल एटम अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी को फुलफिल करें। जैसे कि ये सारे केस थे यहाँ पर, जैसे मैंने आपको शुरू में यहाँ पर ये बताया था, जैसे ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं H4P28, H2H28, या इससे पहले वाले भी जो थे H2H2O7, H4P2O7। तो अगर किसी कंपाउंड में सेंट्रल एटम एक से ज़्यादा है तो हमारी पहली कोशिश होगी कि दोनों सेंट्रल एटम अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी को फुलफिल करें। बट अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो दोनों सेंट्रल एटम में एक सेंट्रल एटम को तो अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी को जरूर फुलफिल करना पड़ेगा और दूसरे सेंट्रल एटम को उसकी कोवैलेंसी के अकॉर्डिंग ही बॉन्ड बनाना पड़ेगा, उसकी लोअर कोवैलेंसी के अकॉर्डिंग। सपोज जैसे आपको दिया जाए, सपोज यू हैव टू ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ H2H2O5। एक एग्जांपल ले लें तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। तो सल्फर यहाँ पर 2 हैं। अगर मैं इसका एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऐसे बनाऊं कि दिस इज H डबल बॉन्ड OH, पहले तो हम ये भी चेक करेंगे कि कंपाउंड में पेरोक्साइड बॉन्ड है कि नहीं है। आप करिएगा तो पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं आएगा। तो अगर मैं एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये बन जाएगा, बट ये इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें कोई भी सेंट्रल एटम अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी को फुलफिल नहीं कर रहा है, क्योंकि सल्फर की कोवैलेंसी 6 होती है, यहाँ पर दोनों में 4 ही, तो एक इनकरेक्ट स्ट्रक्चर है।
अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना दूं कि S डबल बॉन्ड O, दिस इज OH and this is S double bond O and OH. So now this is the correct structure. आप देखिए ये वाला जो सल्फर है ये इसकी कोवलेंसी 6 है और इसको सल्फर की कोवलेंसी आप देखिए 4 है। एक की कोवलेंसी 6 और एक की 4 और सल्फर की कोवलेंसी आपको पता है 2, 4 एंड 6 होती है। तो अगर सेंट्रल एटम एक से ज्यादा तो पहली कोशिश तो ये होगी कि दोनों अपनी कोवलेंसी को फुलफिल करें। पहले हम ये भी चेक करेंगे कि कंपाउंड में पेरोक्साइड बॉन्ड है कि नहीं है, बट ऐसा नहीं हो पाता है तो एक सेंट्रल एटम को अपनी मैक्सिमम कोवलेंसी को जरूर फुलफिल करना पड़ेगा और दूसरे वाले को अपनी जो लोअर कोवलेंसी है उनमें से कोई एक के अकॉर्डिंग बॉन्ड बनाना पड़ेगा। सपोज आपको दिया जाए कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ H2O3। ये कई बार ITJ और नीट में आया है कि स्ट्रक्चर क्या होगा H2H2O3 का। तो आप देखिए इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि S डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O, दिस इज OH एंड OH। अब आप देखिए इसमें सल्फर 2 हैं तो ये वाला सल्फर अपनी मैक्सिमम कोवलेंसी 6 को फुलफिल कर रहा है। इसकी कोवलेंसी आप देखिए 6 है और ये वाला जो सल्फर है इसकी कोवलेंसी आप देखिए 2 है। एक अपनी मैक्सिमम कोवलेंसी को फुलफिल जरूर कर रहा है और दूसरा अपनी लोअर कोवलेंसी 2 या 4 में कोई एक बॉन्ड बना लेगा 2 या 4 के अकॉर्डिंग। सो हमें इन बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर सेंट्रल एटम एक से ज़्यादा है तो पहले दोनों कोवलेंसी फुलफिल करें। अगर नहीं हो पाता है तो एक को तो मैक्सिमम कोवलेंसी बनाना ही पड़ेगा और दूसरा वाला अपनी लोअर कोवलेंसी के अकॉर्डिंग बॉन्ड बना लेगा। कीपिंग दीज थिंग इन माइंड वी कैन ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंपाउंड वेरी इजली। बट ये जो रूल हमने बताया दिस रूल इज एप्लीकेबल फॉर ओपन चेन कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।